हेलो दोस्तों। पहले तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा जो पिछला वीडियो था उसके अंदर कुछ लोगों को उस वीडियो में वॉइस प्रॉपरली सुनाई नहीं दे रही थी, तो मैंने उस वीडियो को दोबारा से थोड़ा एडिट करके उसको दोबारा अपलोड कर दिया है और वहीं उसी साथ में जहाँ पे पिछला वीडियो था वहाँ पे लिंक भी डाल दिया है। जिन भी श्रोताओं को उसमें परेशानी फेस हुई है उसके लिए मैं थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा। कुछ तकनीकी कारण से उसमें दिक्कतें आई थी। सबसे अच्छा मुझे उसमें ये लगा कि उसमें वॉल्यूम की प्रॉब्लम के बाद भी बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। यह आपका प्रेम दर्शाता है कि आप उसको कितना सीखना और समझना चाह रहे थे। आज मैं जो आपकी बात करने जा रहा हूँ वो होगी राहु और केतु के बारे में। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले जो मेरे वीडियोज़ होंगे उन वीडियोज़ में ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा काम करेगा। और राहु और केतु क्योंकि ग्रह नहीं है तो यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जब हम बात करते हैं हमारे नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी यानी कि जो बुकिश नॉलेज की, तो वहाँ पे राहु और केतु को कहा गया है छाया ग्रह। दूसरे कभी कभी हम देखते हैं तो वो कहते हैं राहु जो है वो एक बूस्टर की तरह काम करता है, जिसके साथ बैठेगा उसके प्रभाव को बढ़ा देगा। केतु को लोग कहते हैं कि वो जिसके साथ बैठेगा या जिस भाव में बैठेगा उस भाव की एनर्जी को, या जिसके साथ बैठेगा उसकी एनर्जी को सिंक कर देगा। और एक और चीज़ जोड़ी गई है वो है पितृ देवता। अब थोड़ी देर के लिए साइंटिफिक तौर पे सोचने की कोशिश करें कि छाया ग्रह होना, बूस्ट करना, सिंक करना, पितृ देवता, आपस में ये सारी चीज़ें कुछ लिंक होती दिखती हैं क्या? तो पहला कंसेप्ट हम सोचें कि छाया ग्रह, तो छाया ग्रह क्या हो सकता है? जब कोई ग्रह ही नहीं है तो उसकी छाया। फिर लोगों ने कहा कि सूर्य की चंद्रमा पे छाया, चंद्रमा की सूर्य पे छाया। अब दुखी आदमी क्या सोचे, भाई जो भी छाया है वो ठीक है। लेकिन अगर सूर्य की चंद्र पे छाया है और चंद्र की सूर्य पे छाया है जिसके कारण से ग्रहण लगता है, तो फिर बाकी ग्रहों की भी तो छाया होगी, वो भी तो एक सॉलिड बॉडी है। उनकी छाया क्यों नहीं ली गई? सिर्फ दो ही छाया क्यों आई? दूसरी बात है कि छाया के साथ साथ इन्होंने एक शब्द यूज़ किया वो है ग्रह। मैं यही सोचता रहा कि छाया भी है और ग्रह भी है, तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास छाया भी है? फिर दूसरी बात यहाँ पे देखें कि इन्होंने इसको जोड़ा पितृ देवता से, और पितृ देवता उन्होंने बोले हमारे पूर्वज हैं, यानी कि जो धरती से ही आए होंगे। फिर मुझे लगा कि पितृ देवता मतलब पूर्वज धरती से आए होंगे, और छाया ग्रह, ये दो चीज़ों को पकड़ के फिर मैंने जब इसे खोजना शुरू किया तो मुझे एक पॉइंट याद आया कि वो पॉइंट पे छाया भी है और एनर्जी भी है। और वो जो पॉइंट है ज्योग्राफी में हम कहते हैं उसे हमारे यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब इनका अंग्रेजी में नाम देखते हैं तो इसको कहते हैं नॉर्थ नोड, केतु को कहते हैं साउथ नोड। अब देखिए कि कैसे इस कंसेप्ट को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कंसेप्ट को ही हमें राहु और केतु के साथ लिंक करना है। हम कोई नई एस्ट्रोलॉजी नहीं लिख रहे। एस्ट्रोलॉजी में जो बात लिखी गई है बस उसी को हमें समझना है और उसी को हमें धीरे धीरे अप्लाई करना है। हम कोई नया विज्ञान नहीं बना रहे। मैंने पहले भी कहा था, अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी ठीक है और वैदिक मैथमेटिक्स गलत हो तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक ही आदमी ने बनाया था तो वो गलत नहीं है। जब उनकी वैदिक मैथमेटिक्स गलत नहीं है तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी गलत कैसे हो सकती है? दोनों के दोनों तभी गलत होंगे जहाँ पे आप उन फॉर्मूलाज में कैलकुलेशन मिस्टेक्स करेंगे। अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो आपके पास कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला हो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, और वही चीज़ काम करती है एस्ट्रोलॉजी में भी। आज भी दुनिया में दो ही ब्रांच को देखते हैं हम, या तो मैथ्स या तो बायोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी जो है वो आगे जाके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हेल्प करती है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि उस ज़माने में भी दो मेन ब्रांचें थी, एक थी वैदिक मैथमेटिक्स की और एक थी एस्ट्रोलॉजी की। तो एस्ट्रोलॉजी क्योंकि जीवन पे काम कर रही है तो ये उस ज़माने की बायोलॉजी है और कुछ नहीं है ये। अब उस ज़माने की बायोलॉजी है तो आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी सूर्य चलता है तो उस कंडीशन में वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक अपनी पूरी रोशनी कभी नहीं पहुंचा पाता। और ये प्रूवन फैक्ट है, ज्योग्राफी की किसी भी
सिक्स्थ या सेवन्थ क्लास की किताब को आप उठा के देखेंगे, आपको ये बात पता चल जाएगी कि सूर्य की रोशनी पूरी तरीके से हमारे नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर नहीं जाती। वहाँ पे बहुत लंबे समय तक दिन और बहुत लंबे समय तक रात देखने को मिलती है। उसमें पृथ्वी भी टिल्टेड है। अब यहाँ पे सबसे क्रूशियल पॉइंट हमें याद रखना है, ये पूरी कहानियाँ तब लिखी गई हैं जब ऋग्वेद लिखा गया था, क्योंकि वैदिक समय में ही एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको यजुर्वेद और ऋग्वेद इस दरमियान देखने को मिलेंगी। उन समय में लोगों की जो सोच थी वो ये थी कि पृथ्वी जो है वो अपनी जगह पे स्थिर है। वो कहते थे कि पृथ्वी के चारों तरफ सारे ग्रह घूमते हैं, इसलिए उनका ये मानना है कि पृथ्वी जो है वो एक स्थिर है। पृथ्वी स्थिर है, राशियाँ और ग्रह जो हैं वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। आज की मॉडर्न हम जब साइंस की बात करते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि पृथ्वी अपनी जगह पे रोटेट होती है और ये सन के चारों तरफ रोटेट होती है। इसलिए कंसेप्ट में इस बात को क्लियर रखना है कि उन्होंने उस समय के तथ्यों को ध्यान में रखा था कि उनका मानना था पृथ्वी जो है वो अपनी जगह स्थिर है। लेकिन आज की परिस्थिति ये कहती है कि पृथ्वी अपनी जगह स्थिर नहीं है, सूर्य अपनी जगह स्थिर है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसको लगाना कैसे है। अब इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की जो कि एक प्लेन से दूसरे प्लेन में चला जाता हो। जैसे इंजीनियरिंग में होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म, कितने सारे मैथमेटिक्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं। जब एक प्रॉब्लम एक जगह पे नहीं दिखती तो उसका प्लेन चेंज कर देते हैं वो, और उसके बाद उसको सॉल्व कर देते हैं। चीज़ें बहुत आसानी से होती हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। ये वाली बात आपको पहले समझ में आ गई कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पृथ्वी के ऐसे दो पॉइंट हैं जहाँ पर सूर्य की रोशनी पूरी तरीके से नहीं पहुँच पाती, क्योंकि हमारी जो ज्योग्राफी है वो कुछ इस तरीके से है कि सूर्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्क रेखा तक या फिर मकर रेखा तक ही जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते। इस कारण से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इस पे पूरी रोशनी नहीं जाती, इसलिए यहाँ पे क्या रहती है, छाया। ये क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, ग्रह। तो ग्रह के ऊपर यहाँ पे मौजूद है छाया। तो इतना हिस्सा जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, ये क्या हो गया, छाया ग्रह हो गया। अब आप इस वाले पे आए, पितृ देवता। क्यों, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी पृथ्वी है, हम भी उसी पृथ्वी पर रहते हैं, तो हमारे पूर्वज भी पृथ्वी से आए होंगे। तो ये जो पितृ देवता हैं ये हमारे फॉर फादर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं। कहाँ से आए होंगे, पृथ्वी से। तो पृथ्वी ही ये ग्रह है जिसपे दो हिस्सों में छाया पड़ती है, और इन दो छाया को उन्होंने छाया ग्रह कहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझते चलिएगा। राहु जहाँ पे आएगा वहाँ पे लिखा था बूस्ट, और केतु जहाँ आया वहाँ पे लिखा था सिंक। तो राहु क्या है, नॉर्थ पोल है, क्योंकि इंग्लिश वाले लोग इसको नॉर्थ नोड कहते हैं। नॉर्थ पोल पे क्या होता है, यहाँ से हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो जनरेट होती हैं, क्योंकि ये वर्क करता है अर्थ के लिए एक मैग्नेट के तौर पे। मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का एक साउथ पोल है। नॉर्थ पोल जो होता है यहाँ से हमेशा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही होती हैं और फिर साउथ पोल में जा रही होती हैं। इसलिए साउथ पोल जो है वो सिंक को दर्शाता है, केतु हुआ। और जो हमारा नॉर्थ पोल है वो हमारे लिए जो एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी, उसको आगे भेजने का काम कर रहा है, इसलिए वो बन जाता है हमारा बूस्टर। अब ये कंसेप्ट दूसरे ग्रहों पे किस तरीके से काम करेगा इसको समझेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि जो हम कहते हैं कि किसी कुंडली में काल सर्प दोष है, वो भी मैं यहीं पे थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। उसके पहले आपको एक चीज़ और समझा दूं कि राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हुए दिखते हैं, वक्री माना जाता है इसको। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी रिलेटिव जो मोशन होता है उसकी। ये पृथ्वी अगर स्टैटिक है, एक जगह पे खड़ी हुई है, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, उस ज़माने के कंसेप्ट के हिसाब से सोचिए, ये अगर स्थिर हैं, एक जगह पे खड़े हुए हैं और राशियाँ चल रही हैं, तो राशियों के अंदर जो ग्रह होते हैं वो 0 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। यानी कि ग्रहों का जो मोशन होता है वह राशि की ही दिशा में होता है, 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री की तरफ। जबकि ये जो स्टैटिक पॉइंट्स हमारे अर्थ पर रुके हुए हैं, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो राशि है वो ऐसी प्रतीत होती है कि वो 30 डिग्री से शुरू हुई थी, और क्योंकि राशि आगे जा रही है, ये पॉइंट उसकी तुलना में पीछे जा रहा है। राशि आगे जा रही है, पॉइंट जो है हमारा वो पीछे जा रहा है। इस कारण से जब
ये राशि आगे बढ़ती है तो इसमें हम क्या देखते हैं, पीछे की तरफ मोशन देखते हैं। यही कारण है कि राहु और केतु हमेशा क्या होते हैं, वक्री माने जाते हैं। ये बात भी आपको अब समझ में आ गई, राहु केतु वक्री हैं। यहाँ पे भी मैं कंसेप्ट को समझा चुका कि छाया यहाँ पर बनी रहती है और ये ग्रह खुद पृथ्वी है, तो ये छाया ग्रह हो गए। राहु बूस्टर इसलिए है क्योंकि वो नॉर्थ पोल है, यहाँ से हमारी जो मैग्नेटिक वेव्स हैं वो निकलती हैं। और केतु जो है वो हमारा साउथ पोल है, जहाँ पे कि ये मैग्नेटिक वेव जो है वो सिंक कर जाती हैं। अब बात ये उठती है कि काल सर्प दोष क्या है और कैसे बनता है। तो देखिए, जो कुछ भी हमारी तरफ आ रहा है वो है ग्रहों की एनर्जी। कोई ग्रह तो खुद नहीं आता, लेकिन उसकी एनर्जी आती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में आती है, वो आती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस के फॉर्म में। जब वो बहुत करीब होते हैं तो वो फोर्स हमारे ऊपर बढ़ जाता है। उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ग्रह उच्च का हो गया। जब वो ग्रह हमसे यानी हमारी पृथ्वी से दूर चला जाता है तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कम हो जाता है। हम कहते हैं कि इस ग्रह में नीचता आ गई। ग्रह उच्च नहीं होता, ग्रह नीच नहीं होता, वो एक डिग्री पे जाने के बाद अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स को डेवलप करता है। जितनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें अपनी अर्थ पे देखने को मिलेगी। जैसे कि गर्मी के समय होता है, जब सूर्य भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वो पृथ्वी के कुछ करीब दिखता है, इसलिए उस समय का पूरा मौसम गर्म हो जाता है। जब सूर्य पृथ्वी से दूर चला जाता है तो ठंड के समय में हमें एक शीतलता या ठंडी फील होती है। तो जो भी ग्रह हैं उनके ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमारी तरफ आ रहे होते हैं और इन दो पॉइंट्स पे अर्थ के हमें मिलती है मैग्नेटिक फील्ड। साइंस के अंदर एक कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो उसमें क्या है कि जब कभी भी कोई फोर्स या किसी तरह की फील्ड्स जनरेट होके आएंगी तो वो किसी दूसरे फोर्स को डिस्टर्ब कर देंगी। जैसे मशीन के अंदर हम आर्मेचर रिएक्शन करके एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स राहु और केतु नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे तरफ आ रही एनर्जियाँ होंगी उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगी। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि ट्रांसमिशन लाइन और उसके नीचे अगर हम कम्युनिकेशन के वायर को बिछाने की बात करें तो वो नहीं बिछाते। वो कहते हैं कि नहीं, लाइन में डिस्टर्ब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है वो बड़े बड़े ग्रहों के द्वारा बना हुआ है। उनका एक बहुत बड़ा फोर्स है और इतना बड़ा फोर्स है, आप ये समझिए कि मॉडर्न कंटेक्स्ट में सूर्य जो होता है वहाँ से लेके, जैसे सबसे दूर का ग्रह अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें वो शनि है, तो सूर्य से लेके शनि के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। आप समझिए कितनी लंबी दूरी है वो, उसके बाद भी उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो पृथ्वी तो सूर्य और शनि के बीच में कहीं पर आती है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो बहुत दूर से हमारे पास आ रहा है वो काफ़ी हैवी फोर्स है। उस फोर्स पर अर्थ की मैग्नेटिक फोर्स काम करने लग जाएगी। जब दो फोर्सेस आपस में काम करने लगेंगी उस कंडीशन में क्या होगा कि जितना फोर्स एक्चुअल में हमें आना चाहिए उतना फोर्स नहीं आ पाता। उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो सेम डायरेक्शन से अगर प्लेनेट का फोर्स आ रहा होगा तो वो ऐड हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। अगर उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। इसीलिए राहु जिस ग्रह के साथ बैठेगा यानी कि नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड उस ग्रह के साथ और जुड़ जाएंगी तो उसकी एनर्जी को एक इन्हेंस मिल जाएगा, एक बूस्ट मिल जाएगा। लेकिन केतु अगर किसी ग्रह के साथ बैठेगा तो उसकी जो एनर्जी होगी उसको क्या मिल जाएगा, एक सिंक मिल जाएगा। उसको अपनी अंदर ही वो खींचना पूरा समाना शुरू कर देता है। इस कारण से राहु और केतु नॉर्थ पोल और साउथ पोल को समझा जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। जब कोई भी ग्रह इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाए कि इन दो पॉइंट्स के बीच में ही सारी राशियाँ दिखती हों और उन्हीं राशियों में ग्रह हैं, तो क्या होगा, ग्रहों की एनर्जी एक तरफ तो आएगी, दूसरी तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड्स उस एनर्जी को आने से रोक देती। इस कंसेप्ट को ही एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं काल सर्प दोष। कई सारे लोग कहते हैं हमने तो काल सर्प दोष की पूजा करा ली। अब काल सर्प दोष की आपने तो पूजा करा ली, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि भाई रियल लाइफ में आप समझो कि अगर आपकी कुंडली में कोई दोष बनाया है तो बनाने वाले ने उसको सोच के बनाया होगा। अगर उस दोष को मिटाया जा सकता होता तो फिर उसने दोष बनाया ही क्यों होता। तो दोष जो बने हैं या कोई सा भी योग फॉर्म हुआ है वो परमानेंट नेचर का होता है, उसको आप ऐसे बदल नहीं सकते। राम जी की कुंडली में अगर सीता जी से वियोग लिखा था तो कोई पंडित ने वहाँ पे आके उसको सॉल्व नहीं किया था कि आप कुछ हरा घास खिला दीजिए या कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। राम जी को खुद को आगे जाना पड़ा था। तो जब कभी भी कोई भी योग, कोई भी दुर्योग कुंडली में बना हुआ है तो उसके अंदर
कुछ एनर्जीज ही हैं जो कि कम या ज़्यादा हो रही हैं। आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। पिछले वीडियो में जब बात हुई थी तो मैंने उनमें कहा था कि वहाँ पे केतु वाली एनर्जी आ रही है, इसलिए हमें मेडिटेट करना पड़ेगा। केतु बेसिकली क्या दर्शाता है, केतु दर्शाता है कि कोई सी भी एनर्जी जो आपके पास जा रही है वो सिंक हो जा रही है, अंदर ही छिप जा रही है, उसके बाहर वो बाहर नहीं निकल पा रही। यहाँ पे क्या होगा कि जब कभी भी केतु जिन भी नक्षत्रों के स्वामी बनेंगे, उस नक्षत्रों की खासियत होगी कि वो सारी चीज़ें अपने अंदर खींचना शुरू कर देंगे। जब वो सारी चीज़ें अपने अंदर ही खींचना शुरू कर देंगे तो वो चीज़ इंसान के अंदर होगी ज़रूर, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए केतु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाएगा कंपेयर टू राहु, क्योंकि राहु में तो क्या है कि ये तो पूरी चीज़ों को बाहर दिखाना शुरू कर देगा, छोटी सी चीज़ें तिल का ताड़ बना देगा ये, लेकिन ये बड़े से बड़े पहाड़ को भी बहुत छोटी चीज़ बना के रखेगा। आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं राहु और केतु को कुंडलियों में इस्तेमाल करने वाला हूँ। तब उस समय आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, केतु हमारे लिए साउथ पोल है, यहाँ पे सारी एनर्जियाँ जो होती हैं वो पृथ्वी के अंदर जा रही होती हैं, सिंक हो रही होती हैं। इसलिए जहाँ कहीं पे भी केतु आए आप समझ जाइएगा उस ग्रह और उस भाव की एनर्जी वहाँ पे रिड्यूस हो रही है। और जहाँ कहीं पर भी राहु आए, क्योंकि यहाँ से एनर्जी बूस्ट होती है, नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक लाइंस बाहर आती हैं, तो वहाँ की एनर्जी हमेशा बूस्ट हो रही होंगी। और जहाँ तक है कि काल सर्प दोष की बात थी, तो वो भी अब आपको समझ में आ गया होगा। जब सारे ग्रह इस फॉर्मेशन में आ जाएं कि राहु यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में चले जाएं और दूसरे तरफ कोई भी राशि में ग्रह नहीं होगा, उस कंडीशन में ये मैग्नेटिक फील्ड्स उन ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्स को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगी। बस यही कंसेप्ट जो है इसे हम कहते हैं काल सर्प दोष। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये राहु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब एक्सरे की बात करते हैं तो वहाँ पे होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी तरीके से एनर्जाइज करते हैं और एक्सरे बनती है, और फिर वही एक्सरे की मशीन के सामने बार बार यूज़ नहीं करना है, ये डॉक्टर खुद कहते हैं, वो कहते हैं कैंसर होता है। मैं इसीलिए आज भी इस बात को मानता हूँ कि कहीं ना कहीं राहु जो है वो कैंसर को कॉज करने का एक इम्पॉर्टेंट कारण है। आने वाली जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजीज की वीडियो होंगी तब मैं समझाऊंगा इस कंसेप्ट को, लेकिन इस बात को ध्यान रख के चलिएगा कि ये वो चीज़ है जो कि किसी भी प्लेनेट की एनर्जी को अपने साथ बूस्ट करता है। किस प्लेनेट की एनर्जी को बूस्ट करेगा, कितना करेगा, उसके हिसाब से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बीमारी का हम निर्धारण कर लेंगे। आज की बात हम कर रहे हैं तो आपको बस इतना समझ के चलना है, राहु और केतु छाया ग्रह हैं, यानी कि ये हमारी ही पृथ्वी के दो छाया वाली एरिया हैं, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल। जब राहु आएगा मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाएंगी, जब साउथ पोल कहेंगे, केतु कहेंगे, तो मैग्नेटिक एनर्जीज हमेशा अंदर की तरफ जाएंगी। थैंक यू आज की क्लास के लिए, और इन्जॉय कीजिए आप लोग रक्षाबंधन को।